डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बैंक रिकन्सिलेशन हमने स्टार्ट किया था और इसके 3 लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप में से किसी ने 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो बराए मेहरबानी उन 3 लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं, मजीद अपने बैंक रिकन्सिलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, आज मैंने फिर से एक कैश बुक और एक बैंक स्टेटमेंट बनाकर रखी हुई है। कैश बुक का बैलेंस मेरा शो हो रहा है अगेन 30,000, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी शो हो रहा है 30,000 और दोनों बैलेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इक्वल होने चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड और बैंक का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल शो हो रहा है, बराबर बराबर। मामलात यहाँ पर बिल्कुल सही है, दोनों हंसी खुशी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद सपोज कीजिए कि आपके किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा दिए 10,000 रुपये। सर ये क्या मामला हुआ है? ये मामला कुछ ऐसा हुआ है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर को माल बेचा और उससे कहा कि भाई 10,000 रुपये का माल है, पैसे दे दीजिएगा, उधार पे माल बेचा। उसने बोला ठीक है। उसने बोला यार एक प्रॉब्लम ये है कि आपकी दुकान बहुत दूर है और मैं बहुत दूर से आता हूँ, कि क्या कोई ऐसा मामला नहीं है कि मैं डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे जमा करवा दूं? आपने बोला बिल्कुल जमा करवा दीजिए। आपने उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया, बैंक अकाउंट की डिटेल दी और कहा जब भी आपके पास पैसे आ जाएं आप मेरे अकाउंट में ये पैसे डिपॉजिट करवा दीजिएगा। आपके कस्टमर ने कहा ठीक है सर। तो उस कस्टमर के पास जब भी पैसे आए, जब भी उसके पास मोहलत हुई, उसने आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए। बस वो आपको इंटीमेट यानी बताना भूल गया। ठीक है, अब पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, चाहे वो बैंक में जाकर ट्रांसफर करवाए, चाहे वो अपने घर पे लैपटॉप से बैठ के पैसे ट्रांसफर करे, तो आपके बैंक में पैसे आ गए हैं, आपका बैंक वाला उसे फौरन लिख चुका होगा। ठीक है, बैंक वाले को जो बात पता चल जाती है बैंक वाला वो मामलात लिख लेता है। तो बैंक ने इस मामले को लिख लिया। अब बैंक के मुताबिक आपका बैलेंस कितना हो गया? 40,000 हो गया। ठीक है, अगर आपके कस्टमर ने आपको इन्फॉर्म कर भी दिया तो शायद आप अपने अकाउंटेंट को इन्फॉर्म करना भूल गए कि ये पैसे आ गए इस कस्टमर से। सपोज आप भूल गए, ये आपको पता ही नहीं चला कि आपके कस्टमर ने आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करवा दिया। तो मंथ के आखिर में जब आपने अपने अकाउंटेंट से कहा लाओ भाई कैश बुक लाओ, आपने देखा हमारा बैलेंस तो 30,000 रुपये शो हो रहा है कैश बुक में। बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो उसमें बैलेंस कितना शो हो रहा है? 40,000 रुपये शो हो रहा है। अब आपको समझ में नहीं आया भाई फर्क क्यों आ रहा है? चेक किया तो पता चला कि इसमें यहाँ पर डिपॉजिट लिखा हुआ है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है कि भाई किस किस कस्टमर ने जो है वो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया। आपको याद है अच्छा यार इस कस्टमर से तो मुझे 10,000 रुपये लेने थे, तो शायद उसने हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये जो है वो डिपॉजिट करवा दिए डायरेक्ट। इसे कहा जाता है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, यानी आपके कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट करवा दिए। तब आपका अकाउंटेंट क्या करेगा? आपका अकाउंटेंट ये करके सर अच्छा हमारे कस्टमर ने जमा करवा दिए, लाइए अब इसे भी हम लिख लेते हैं, क्योंकि बैंक तो लिख चुका है। किसने नहीं लिखा? अकाउंटेंट ने, यानी कंपनी ने नहीं लिखा। तो अब कंपनी इसे अपने बुक में क्या करेगी? रिकॉर्ड करेगी। और क्या करेगी कंपनी? कंपनी इसे अपने बुक में ऐड करेगी 10,000 रुपये। तो जो पैसे कस्टमर ने डिपॉजिट करवाए, अगर कंपनी उसे अपने पास 10,000 रुपये को ऐड कर ले तो बैंक का और आपका बैलेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो जब भी जिक्र आ जाए डायरेक्ट डिपॉजिट का, उसे बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा जाएगा क्योंकि बैंक वाला तो उसे लिख चुका है। उसे कैश बुक में लिखा जाएगा और कैश बुक में उसे क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। ऐड क्यों किया जाएगा? क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बैंक ने आपको किसी किस्म का प्रॉफिट दिया। देखिए जब कुछ अकाउंट्स ऐसे होते हैं जिसमें बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है, कभी बैंक वाला इंटरेस्ट देता भी है, कभी बैंक वाला इंटरेस्ट देता भी है। तो बैंक वाले ने सपोज कीजिए कि आपका कोई अकाउंट ऐसा है जिसमें बैंक वाले ने आपको इंटरेस्ट दिया है यानी प्रॉफिट दिया, या आपने किसी किस्म का प्रॉफिट जो है वो कमाया है, डिविडेंड वगैरह, यानी शेयर्स पे जो प्रॉफिट होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो बैंक ने वो प्रॉफिट जो है वो आपके लिए किसी से कलेक्ट किया है। या इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर मैं आपको समझा दूं कि आपके पास एक लॉटरी है। ठीक है, लॉटरी तो समझते हैं, जैसे बिल्कुल आपका एडमिट कार्ड होता है, बिल्कुल वैसे ही लॉटरी पे नंबर लिखे होते हैं। आप मैच करते हैं अपने एडमिट कार्ड के नंबर को लॉटरी के नंबर को ही मैच करते हैं। आपने लॉटरी का नंबर लिया और चेक किया उसे कि लॉटरी लगी या नहीं लगी, प्राइस बॉन्ड जैसे होते हैं, तो उसका नंबर नहीं मैच हुआ, आपने लेके रख लिया प्राइस बॉन्ड। ठीक है, आपने वो प्राइस बॉन्ड जो है वो कुछ अरसे तक मैच किया, नंबर नहीं मिला, आपका प्राइस नहीं निकला, आपने उठाकर दे दिया बैंक वाले को, भाई ये लो बैंक वाले, और एक काम करना कि ये जो है नंबर मैच कर लेना। ठीक है, तो बैंक वाले ने कहा ठीक है मैं मैच कर लूंगा, फारिग तो बैठा रहता हूँ, हमारे पास कोई काम वाम तो है नहीं, यही काम कर लेते हैं। तो बैंक वाले ने आपका प्राइस बॉन्ड लिया और उसे जिस महीने मैच किया इत्तेफाक से उसी महीने जो वो मैच हो गया। तो बैंक वाले ने आपके अकाउंट का प्रॉफिट जो है, यानी जो भी आपके उसके बदले जो प्रॉफिट मिला, वो बैंक वाले ने आपके अकाउंट में क्या कर दिया? लाके जमा कर दिया। ठीक है, जिससे प्रॉफिट लेना था वो प्रॉफिट लाके आपके अकाउंट में क्या कर दिया? जमा कर दिया। तो बैंक वाले ने 20,000 रुपये जैसे ही आपके अकाउंट में जमा किए तो आपका प्रॉफिट, आपका बैंक का बैलेंस कितना हो जाएगा? 60,000 रुपये।
तो बैंक वाले ने जब आपके अकाउंट में जमा किया होगा 20,000 रुपये, तो बैंक वाले ने उसे लिखा होगा कि आपके अकाउंट में 20,000 रुपये आ गए। तो बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक आपका बैलेंस कितना हो गया, 60,000। आपने अपने अकाउंटेंट से कहा लाओ भाई हमारा रिकॉर्ड दिखाओ, आपके रिकॉर्ड के मुताबिक कितना शो हो रहा है, 40,000 रुपये। अब समझ में नहीं आ रहा भाई ये क्यों फर्क आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट देखिए तो उसमें नजर आ रहा है प्रॉफिट। ओ अच्छा, वो हमने प्रॉफिट वगैरह कोई रिसीव किया था, यानी बैंक ने हमें किसी किस्म का या तो प्रॉफिट दिया है या बैंक ने हमें किसी किस्म का क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है। किसी भी किस्म का प्रॉफिट जो है वो बैंक अगर आपको देता है तो बैंक वाला उसे लिख लेता है। बैंक वाले ने लिख लिया, लेकिन किसने नहीं लिखा, आपने नहीं लिखा, यानी कंपनी ने नहीं लिखा। तो आपने अपने अकाउंटेंट से कहा कि भाई बैंक ने हमें प्रॉफिट दिया है, तुम तो लिखो इसे। आपके अकाउंटेंट ने कहा सर हमें पता ही नहीं था। अब पता चला है जब बैंक स्टेटमेंट आई है। अब जब बैंक स्टेटमेंट आ गई तब आपके अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कि उसे वो रिकॉर्ड करे। कहाँ रिकॉर्ड करे, बैंक स्टेटमेंट में? जी नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। फिर कहाँ रिकॉर्ड करेगा वो, उसे अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। तो उसे अपनी कैश बुक में लिखता है 20,000 रुपये। सर हमारा और बैंक का बैलेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया, बराबर हो गया, मुबारक हो। तो उसने इस प्रॉफिट को आपके अकाउंट में क्या किया, ऐड किया है। तो जब भी बैंक वाला आपको प्रॉफिट दे या किसी किस्म का इंटरेस्ट दे तो उसे आप अपनी कैश बुक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बैंक स्टेटमेंट में नहीं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद फिर बैंक स्टेटमेंट आपने मंगवाई। बैंक स्टेटमेंट में देखा कि इसमें बैंक चार्जेस आए हुए हैं। ठीक है, बैंक वाला आपसे चार्जेस लेता है, मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस होते हैं जो कि बैंक वाला आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है और आपको बताता नहीं है, बस डिडक्ट कर लेता है। तो बैंक वाले ने आपके अकाउंट से 5,000 रुपये चार्जेस जो है वो डिडक्ट कर लिए। तो इसे बैंक वाले ने बिल्कुल लिखा होगा क्योंकि बैंक को इस बात का इल्म है। तो बैंक वाले ने आपके अकाउंट से 5,000 रुपये जब डिडक्ट किए तो बैंक के मुताबिक आपका बैलेंस कितना हो गया, 55,000। आपने कहा अकाउंटेंट से लाओ भाई कैश बुक लिया, हर महीने में तुमसे ही कहता हूँ कैश बुक लिया। जब आपका अकाउंटेंट कैश बुक लेकर आया तो उसमें बैलेंस शो हो रहा है 60,000 रुपये। बैंक स्टेटमेंट मंगवाई तो उसमें बैलेंस कितना शो हो रहा है, 55,000। ये जो 5,000 रुपये लिखे हुए हैं इसे क्या नाम दिया गया है, बैंक चार्जेस का नाम दिया गया है। ये चार्जेस भी हो सकते हैं, ये टैक्सेस भी हो सकते हैं, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह। तो किसी किस्म के भी चार्जेस हो या किसी किस्म के भी टैक्स हो, वो बैंक वाला आपके अकाउंट से क्या कर देता है, डिडक्ट कर देता है, यानी माइनस कर देता है। और आपको इंटीमेट नहीं करता, यानी बताता नहीं है, बस माइनस कर देता है। तो आपने कहा कि भाई हमारा रिकॉर्ड 60,000 रुपये है, बैंक का रिकॉर्ड 55,000 रुपये, बैलेंस बराबर नहीं है, इसे बैठ के बराबर करते हैं। तो बैंक चार्जेस अगर काट रहा है या बैंक वाला अगर टैक्स काट रहा है तो भाई वो तो उसका काम है, वो तो काटेगा। तो आपने अकाउंटेंट से कहा भाई इसे लिखो तो सही। आपके अकाउंटेंट ने कहा सर अभी तो पता चला, आप बोलते हैं तो लिख लेता हूँ। तो बैंक वाला उस चार्जेस को लिख चुका है। अब किसकी बारी है, अब आपके अकाउंटेंट की बारी है कि आपका अकाउंटेंट उसे बैठकर लिखेगा। तो आपका अकाउंटेंट यहाँ पर लिखता है बैंक चार्जेस 5,000। लीजिए सर हमारा और बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ये बैंक चार्जेस बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखे हुए। कहाँ लिखे जाएंगे, कैश बुक में लिखे जाएंगे। और जब आप इसे अपनी कैश बुक में लिखेंगे तो आपका अकाउंटेंट इसे क्या करेगा, लेस करेगा, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं। डिपॉजिट में आपके अकाउंट में पैसे बढ़े थे तो ऐड किया था, प्रॉफिट से भी आपके अकाउंट में पैसे बढ़े थे तो ऐड किया था, चार्जेस से आपके अकाउंट से पैसे कम हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक भयानक मामला यहाँ पर आखिरी मामला समझाने जा रहा हूँ, जरा उसे समझिएगा। आपके एक कस्टमर ने आपको एक चेक दिया जो कि आपने उससे रिसीव किया और रिसीव करते ही आपने उसे अपने बैंक में डिपॉजिट भी करवा दिया। 25,000 रुपये का चेक रिसीव किया। जब 25,000 रुपये का चेक आपने रिसीव करके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया तो जिस दिन अकाउंटेंट उसे डिपॉजिट करवाएगा आपका अकाउंटेंट उसे उसी दिन लिख लेगा अपनी कैश बुक में। आपके अकाउंटेंट ने 25,000 रुपये आपकी कैश बुक में ऐड कर दिए तो अकाउंटेंट के मुताबिक बैलेंस कितना हो जाएगा, 80,000। ठीक है। आपका अकाउंटेंट कहता है कि सर हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बैलेंस हो गया है 80,000 रुपीज़। ठीक है जी। बैंक वाला कहता है कि मैं उसी दिन नहीं लिखूंगा, मैं पहले चेक को क्लियरिंग में डालूंगा। अगर चेक क्लियर हो जाता है, सारी चीज़ें ओके हो जाती हैं तो मैं आपके अकाउंट में ये पैसा क्या करूंगा, ऐड करूंगा। अदरवाइज मैं आपके अकाउंट में ये पैसा ऐड नहीं करूंगा। आपने बोला ओके कर लेना, आज नहीं तो कल परसों तरसों जब भी क्लियर हो जाए तब ऐड कर देना। बैंक वाले ने कहा ठीक है। बैंक वाले ने 2 दिन बाद आपके अकाउंटेंट को फ़ोन किया या आपको फ़ोन किया कि भाई आपने जो 25,000 रुपये का चेक डिपॉजिट करवाया था वो चेक वापस हो गया है। ठीक है, वो चेक क्या हो गया, वापस हो गया। आपने बोला वापस हो गया मतलब? तो आपका बैंक वाला ये कहता है कि भाई जिस शख्स का वो चेक आपने जमा करवाया था उस शख्स के अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसने आपको ब्लैंक चेक दिया था, यानी खाली चेक दे दिया था बिना अकाउंट में पैसों के। तो वो चेक हम क्या कर सकते हैं, आपको वापस कर सकते हैं, उसे हम आपके अकाउंट में जमा नहीं कर सकते क्योंकि जब अकाउंट में पैसे ही नहीं है, जिसने आपको चेक दिया जब उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो हम आपके अकाउंट में पैसे कैसे जमा कर दें। तो बैंक वाले ने वो चेक आपको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। तो क्या बैंक वाला वो चेक आपके अकाउंट में जमा करेगा? बिल्कुल नहीं जमा करेगा, क्योंकि उस जिस शख्स का वो चेक है उसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो बैंक वाला भी वो पैसे आपके अकाउंट में जमा नहीं कर सकता। यानी खाली चेक था तो बैंक वाला आपके अकाउंट में क्या जमा करेगा, बैंक वाले ने वो चेक आपको रिटर्न कर दिया, यानी वापस कर दिया।
अब बैंक स्टेटमेंट जब आएगी तो बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस कितना शो हो रहा है, 55,000। आपकी कैश बुक में कितना बैलेंस शो हो रहा है, 80,000। सर दोनों बैलेंसेस बराबर नहीं है। आपने अकाउंटेंट से कहा कि भाई इसको बराबर तो करो, तो क्या आपका अकाउंटेंट इसे बैंक में ऐड करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बैंक में तो वो पैसा आया ही नहीं है, तो इसे बैंक स्टेटमेंट में अब आप शामिल नहीं कर सकते, और ना ही अब आएगा, क्योंकि बैंक वाला वो चेक रिटर्न कर चुका है, वापस कर चुका है। तो इसे कहाँ एडजस्ट किया जाएगा? इसे आप अपनी कैश बुक में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 25,000 रुपये जो आप यहाँ पर ऐड कर चुके हैं, एक्चुअली वो आपके बैंक में पैसे नहीं आए। तो ये 25,000 रुपये जो आप ऐड कर चुके हैं, करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, इसे वापस आप अपनी कैश बुक से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, और इसे हम कहते हैं डिसऑनर्ड चेक, और इसी को हम नाम देते हैं एनएसएफ। एनएसएफ का मतलब है नॉट सफिशिएंट फंड, यानी जो चेक वापस किया है बैंक ने उसकी वजह क्या है, नॉट सफिशिएंट फंड, यानी उसके अकाउंट में पैसा मुनासिब नहीं है। तो इसे आप अपनी कैश बुक से अगेन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 80,000 में से अगर 25,000 रुपये अगर आप लेस कर दें तो आपका बैलेंस वापस कितना हो जाएगा, 55,000। जो पहले था वापस उतना ही हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस भी कितना है, 55,000। तो दोनों हंसी खुशी जिंदगी जीने लगेंगे। क्यों लेस कर रहे हैं? क्योंकि ये पैसा जो आप अपने अकाउंट में ऐड कर चुके थे, एक्चुअली आपके अकाउंट में ये पैसा नहीं आया, तो इसे वापस आपके अकाउंट से क्या हो जाना चाहिए, लेस हो जाना चाहिए। तो इसे आप अपनी कैश बुक से क्या करते हैं, लेस करते हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है डिसऑनर्ड चेक, या फिर एनएसएफ के नाम से आपके एग्जाम में आएगा। तो इसे आप अपनी कैश बुक से क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद दोनों बैलेंसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस एक रूल याद रखिएगा, मेरा एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा बैंक रिकंसिलिएशन के लिए। उमूमन आमतौर पर स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें बैंक रिकंसिलिएशन के रूल्स लिखवा दें, रूल्स दे दीजिए, टीचर्स भी लिखवाते हैं, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ रूल्स याद करने से बेहतर है बस मेरा एक छोटा सा रूल याद कर लिया, बस एक रूल। वो एक रूल ये है कि जिसने नहीं लिखा उसकी बुक में लिख दीजिए, यानी अगर कंपनी ने नहीं लिखी कोई बात तो कंपनी की बुक में लिख दीजिए, बैंक ने नहीं लिखी अगर कोई बात तो बैंक की बुक में लिख दीजिए। बस ये रूल याद रख लीजिए, इंशाल्लाह आपको ये सारे रूल्स याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूँ आपसे। बस एक रूल याद कर लीजिए, जिसने नहीं लिखा उसकी बुक में लिख दीजिए। ये सारे मामला जो अभी आपको मैंने यहाँ बताए हैं, ये सब बैंक लिख चुका है। ये सारे मामला किसने नहीं लिखे, ये सारे मामला कंपनी ने नहीं लिखे। तो इन सारे मामला को हमने किसकी बुक में लिखा है, कंपनी की बुक में लिखा, यानी कैश बुक में लिखा। अब अगर पैसा बढ़ रहा है तो ऐड कर दीजिए, और अगर पैसा कम हो रहा है तो क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। बस एक सिंपल सा रूल याद रखिए, और इस रूल के मुताबिक मैं आपको अगली वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।